हेलो एवरीवन। कल तक हमने अभी तक 3 मेथड कंप्लीट की है। एक थी फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज तक हम लोग आ गए। नाउ दिस इज लास्ट मेथड। इसका नाम है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। नाम में ही आपको फीचर दिख रहा है, इट इज सिंपल, यानी ये कैलकुलेशन वाइज भी बहुत सिंपल है। जैसे हमने स्टोर लेजर ड्रॉ किए थे फॉर फर्स्ट 3 मेथड, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने सिंपल आपको यहाँ पे 5 स्टेप्स दी है जिसमें आपको ये आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। कौन कौन सी 5 स्टेप है वो पहले समझते हैं। जैसे हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट में देखा था कि वहां पे क्वांटिटी भी कंसिडर होती है और टोटल कॉस्ट भी कंसिडर होती है, तो दोनों को डिवाइड करके हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट मिलती है। यहाँ पे हमें वैसे नहीं करना है। सिंपल एवरेज कॉस्ट में सिर्फ आपको प्राइसेस कंसिडर करनी होती है। तो एक सम हम लोग यहाँ पे लेने वाले। आई होप इसी सम में आपको ये पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट नंबर ऑफ स्टेप्स कैसी है। स्टेप 1, यहाँ पे आपको पहले क्या रिक्वायर्ड है, तो पहले रिक्वायर्ड है आपको टोटल परचेस क्वांटिटी, यानी जो भी सम आपको दिया जाएगा उसकी कितने परचेसेस है ये आप पहले देख लो सम में। जैसे अभी ये सम सामने दिख रहा है आपको, परचेसेस कितने, तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी आपको कंसिडर करना है एज अ परचेस, क्योंकि स्टॉक के मतलब वो पिछले साल कभी ना कभी परचेस ही हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक भी किस में कंसिडर हो जाएगा, स्टेप 1 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको अमाउंट या रेट्स कंसिडर नहीं करना है। क्या कंसिडर करना है, खाली क्वांटिटी। तो बोलो कितने परचेस है। ओपनिंग को फर्स्ट कंसिडर करता हूं मैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 है। तो चारों की टोटल कर देते हैं यहाँ पे क्वांटिटी की। 100 प्लस 150 प्लस 300 के बाद 400। अब इसका हमें चाहिए टोटल 7, 8, 950। तो 950 क्या हो गई है, क्वांटिटी। इसका मतलब हमने टोटल परचेस किया इस पूरे महीने में कितने यूनिट्स, 950। स्टेप 2 में क्या करना है, टोटल करनी है किसकी, सेल क्वांटिटी। कितने यूनिट्स आपने सेल किए उसकी टोटल मुझे चाहिए। सेल यानी यहाँ पे कंसिडर क्या होगा, इशू। तो इशू कितने देखो, 1, 2, 3। स्पॉइलेज, डैमेज भी हम लोग इशू ही कंसिडर करते हैं, मतलब टोटल हो गए 4। उनकी क्वांटिटी लो, 200 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 10। अब इन सबको ऐड करो, 4, 6, 8, 860 हो गई आपकी क्वांटिटी। इसका मतलब आपके पास इतने टोटल यूनिट्स थे इशू करने के लिए, उसमें से इतना अभी तक इशू हो चुका है। स्टेप 3 में क्या करना है, क्वांटिटी निकालनी है आपको अभी किसकी, ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी आपके पास बैलेंस कितना है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी थी उसमें से सेल क्वांटिटी में क्या कर दूंगा, माइनस। यानी इन शॉर्ट स्टेप 1 में से स्टेप 2 का आंसर आपने सब्सट्रैक्ट करना है। तो 950 में से 860 माइनस करूंगा तो बैलेंस यहां पे बचेगा 7, सिर्फ 90 आएगा शायद, देखो 190 क्वांटिटी आएगी, यस। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास बचे यहाँ पे 90 यूनिट्स, राइट। तो 90 यूनिट्स आपके पास जो बचा है वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी है, तो ये हो गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। अभी स्टेप 4, 3 स्टेप समझ में आ गई कि देखो, एक बार रिपीट करता हूं। स्टेप 1 में हमने क्या किया, जितने भी परचेसेस थे उन क्वांटिटीज की टोटल की, उसमें ओपनिंग स्टॉक भी लिया। स्टेप 2 में जितने इश्यूज हुए यानी सेल हुए उन क्वांटिटीज की टोटल की, वो 860 आई। तो स्टेप 1 आंसर में से स्टेप 2 माइनस किया तो आपको 90 जो मिला वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। स्टेप 4 में, अभी स्टेप 4 में क्या करना है, सिंपल एवरेज कॉस्ट निकालनी है। वो सिंपल एवरेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, क्या करोगे, टोटल ऑफ यूनिट प्राइसेस। देखो अमाउंट नहीं लेनी है, एक यूनिट की प्राइस लेनी है, यूनिट प्राइसेस ऑफ ईच परचेसेस। तो कितने परचेस हुए थे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 परचेस है, तो 4 रेट आपको लेने होंगे। तो पहला रेट ओपनिंग स्टॉक का कितना लूंगा मैं,
ये यहां पे सॉल्व करता हूं। 1.75 प्लस दूसरा 1.5 प्लस तीसरा 1.6। देखो क्वांटिटी नहीं लेनी है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, जो रेट है सिर्फ वही रिकॉर्ड करो। देन 1.7, कितने रेट हो गए? 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करे, टोटल नंबर ऑफ परचेसेस से डिवाइड करो। अभी इन रेट्स की टोटल करते हैं। 1.75 प्लस 1.5 प्लस 1.6 प्लस 1.7 इज इक्वल टू 6.55 आया, डिवाइडेड बाय 4। तो करो डिवाइडेड बाय 4, तो रेट आया 1.6375। तो ये हो गया आपका वेटेड नहीं, सिंपल एवरेज कॉस्ट हो गई पर यूनिट। एक यूनिट की है, क्योंकि ये यूनिट प्राइसेस है, तो जो एवरेज आया वो एक यूनिट का ही आया। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने सिखाया था पिछले लेक्चर में कि 2 डेसिमल लेने, लिए तो चलेगा, क्योंकि 4 ही डेसिमल आए हैं इसलिए मैंने वो पूरे ले लिए, यानी आंसर एकदम अप्रॉक्स आ जाएगा। आपने 63 का 64 भी किया तो भी एग्जामिनर इसे करेक्ट ही कंसिडर करेगा अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेशन रूल। तो ये कौन से स्टेप का आंसर हुआ हमारा? स्टेप नंबर 4। अभी हमें जाना है लास्ट स्टेप पे, दैट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? स्टेप 3 का आंसर कितना है? 90 क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई क्या करना है आपने? स्टेप 4 का आंसर। इन शॉर्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 90। हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए, तो क्वांटिटी है 90 और उसको रेट मल्टीप्लाई होगा 1.63। 90 क्वांटिटी, यानी ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो रहा है, 90 क्वांटिटी इंटू 1.6375। करो मल्टीप्लीकेशन, कितना होता है? इंटू 90 147.375, तो आंसर हो गया 147.38 अप्रॉक्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एज पर सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अभी कोई भी सम मैंने अगर आपको दिया तो ये मेथड आपको आनी चाहिए। रीजन, इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। अभी अच्छे से आप लिख लो, जो सम हमने यहाँ पे लिया है उसका पेज नंबर और सम नंबर मैंने यहाँ पे दिया है। 75 पेज पे ये 11 नंबर का सम था, तो वो हमने सिंपल एवरेज से सॉल्व किया। अभी कौन सा भी सम आप सॉल्व करके देख सकते हो एज अ प्रैक्टिस, ठीक है? अब ये अच्छे से लिख लो। यस, हेलो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आज हम लोग एक थियोरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं, उसका नाम है परपेचुअल एंड पीरियोडिक मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब इन दोनों का मतलब हमें यहां पे सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक टेकिंग का मतलब बताता हूं। व्हाट इज मीन्स बाय स्टॉक टेकिंग? स्टॉक टेकिंग का मतलब है कि आपके गोडाउन में, यानी जिस दिन भी आपको कैलकुलेट करना है कि मेरे बिजनेस में कितनी इन्वेंट्री है, तो आपको गोडाउन में जाके चेक करना पड़ेगा फिजिकली इन्वेंट्री कितनी है, या आप आपके अकाउंटेंट को पूछोगे कि भाई बुक्स में से बता मुझे कि इस दिन का स्टॉक कितना है। यानी आपने 2 वे में से कोई भी एक वे आप यूज कर सकते हो। तो स्टॉक टेकिंग कैसे किया जा सकता है? आइदर बाय बुक्स या फिजिकल काउंटिंग करके, बराबर। तो बुक्स का जो आंसर है वो आपको कौन देगा? आपके बिजनेस का अकाउंटेंट। और फिजिकल काउंटिंग आपको कौन करके देगा? स्टोर कीपर। तो हम लोग कंसिडर करते हैं यहां पे, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल। एबीसी कंपनी है, ठीक है? एबीसी कंपनी का मैं हेड ऑफ अकाउंटेंट हूं, ठीक है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड हूं, ठीक है? तो मेरी एक अकाउंटेंट है,
सपोज ये मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। हाँ, इससे समझ में आ गया होगा कि ये लेडी, ठीक है। तो इसका नाम सपोज है मिसेस ए, और मेरे पास एक स्टोर कीपर है, उसका नाम है मिस्टर बी, ठीक है। अभी मुझे जनवरी महीने का स्टॉक जानना है एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो मैं पहला फोन किसे करूंगा? तो मैंने फोन किया मेरे अकाउंटेंट को, यानी मिसेस ए को। उनको मैंने पूछा कि आप मुझे 31 जनवरी का जरा स्टॉक बताइए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और वैल्यू। तो उन्होंने इमीडिएटली बता दिया, क्योंकि उनके पास क्या अवेलेबल था? स्टोर लेजर। तो याद रखो, स्टोर लेजर कौन बनाता है? लॉजिकल अकाउंटेंट, क्योंकि वो हिसाब किताब ही है जो बुक्स में मेंटेन होता है। तो स्टोर लेजर बनाना ये किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ पे अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली बता दिया विद इन अ मिनट कि हमारे गोडाउन में अभी 1000 यूनिट्स पड़े हैं, जिनका रेट 10 रुपए है और टोटल वैल्यू 10,000 है। विद इन अ मिनट मिसेस ए ने मुझे आंसर दे दिया, यानी अकाउंटेंट को टाइम नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? बिकॉज दे आर मेंटेनिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर स्टोर लेजर। तो हमने स्टोर लेजर सीखा है, हर दिन आपको वहां पे स्टॉक की वैल्यू समझ में आती है। तो ये इनके लिए बात आसान हो गई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन्होंने बताया। अभी मुझे जानना था कि फिजिकली मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक है। देखो, स्टॉक दो तरह से काउंट होता है। एक, बुक्स में कितना है, जो मुझे किसने बताया? अकाउंटेंट ने। अभी मैं जानना चाहता हूं कि सच में 1000 यूनिट मेरे गोडाउन में अवेलेबल है या नहीं है, यानी मैं क्रॉस टैली करना चाहता हूं। जैसे हमने बीआरएस में सीखा है, कैश बुक का बैंक बैलेंस क्रॉस मैच किया जाता है। किससे? पासबुक का बैंक बैलेंस। अगर दोनों बैलेंस सेम है तो अकाउंटेंट कहता है यार इट इज ओके। अगर अलग आया तो उनको स्क्रूटिनी करनी पड़ती है, फिर वो लोग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करते हैं, जहां पे वो मिस्टेक्स या रीजंस ढूंढे जाते हैं। सिमिलर मेथड यहां पे है। अकाउंटेंट ने मुझे बताया 1000 यूनिट से गोडाउन में, बुक से मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैंने मेरे स्टोर कीपर को फोन किया, मिस्टर बी को। उनको बोला कि भाई जरा आप गोडाउन में यानी स्टोरेज एरिया में फिजिकली कितना गुड्स है वो मुझे आप काउंट करके बताओ। काउंट करके, वो हिसाब किताब ऑन पेपर अकाउंटेंट जैसा नहीं रख रहा है। तो स्टोर कीपर ने क्या किया, ये सपोज गोडाउन है, ठीक है, यहां से गुड्स एंटर होता है, तो उसने ये एंट्री क्लोज कर दी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जितने यूनिट्स गोडाउन में पड़े हैं वो उसको एक एक करके अभी काउंट करने पड़ेंगे। तो काउंटिंग के लिए टाइम लग सकता है। इसके जैसा इजी जॉब नहीं उसका कि 2 मिनट में आंसर बता दिया। फिजिकल काउंटिंग करना है तो इट टेक सम टाइम। तो उसने क्या कर दिया, जो भी इनफ्लो है यानी नए ट्रांजेक्शन से जो गुड्स अंदर आने वाला है वो उसने बंद कर दिया। उसने बोला मुझे 2-3 दिन अभी परेशान मत करो, क्योंकि मेरा जॉब है अभी अंदर जो गुड्स है वो मुझे काउंट करके बताने हैं डिपार्टमेंट हेड को। तो सबसे पहली बात कि जब फिजिकल काउंटिंग शुरू होता है स्टॉक टेकिंग में, तो आपके जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिनों के लिए स्टॉप किए जाते हैं। तो अंदर अभी काउंटिंग शुरू हो गया, उसने काउंटिंग शुरू किया उसके मेथड से। तो एंड कंक्लूजन निकला 990 यूनिट्स। तो उसने बताया कि सर हमारे गोडाउन में अभी 990 यूनिट्स है। अकाउंटेंट ने क्या बोला था? 10,000 यूनिट है। स्टोर कीपर क्या बोल रहा है? 990। तो यहां पे परेशानी कहां पे होगी, ये अलग क्यों आया? क्योंकि अकाउंटेंट जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है तो इनवॉइस बेसिस पे करता है, यानी बिल। तो बिल में अगर 100 यूनिट्स है तो वो स्टोर लेजर में 100 ही लिखेगा। और स्टोर कीपर का प्रॉब्लम क्या है कि वो बिल तो ठीक है, बिल तो देखता है, बट वहां पे जो फिजिकल इनफ्लो आ रहा है उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो गई, यानी फॉर एग्जांपल सप्लायर से ट्रक आया लोड होके, अंदर गुड्स जा रहा है गोडाउन में, बट स्टोर कीपर वहां पे थोड़ा सा फॉर्मल रहा, उसने इतना कैजुअल रहा, यानी ज्यादा उसने इंपॉर्टेंस दिया नहीं गिनने में,
उसने बोला ठीक है, इनवॉइस पे 100 लिखे तो 100 होंगे, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, उसमें 10 बॉक्सेस या 10 यूनिट कम आ गए। तो ये स्टोर कीपर की मिस्टेक है, तो वो रीजन है कि 990 हो गए। तो कितने यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस है 10 यूनिट्स का। इससे मैं नाम दूंगा यहाँ पे शॉर्टेज। पॉसिबल है गोडाउन में से 10 बॉक्सेस चोरी हो गए, या वेट में प्रॉब्लम हुआ, वेट जब कर रहे हैं, या फिर जो ड्राइवर आया था गाड़ी लेके उसने 990 दिए, 10 वो लेके गया। क्यों? कैजुअलनेस ऑफ स्टोर कीपर, केयरलेसनेस ऑफ स्टोर कीपर, उसकी वजह से ये बिजनेस का लॉस हुआ। तो एज अ अकाउंटेंट अभी हमें क्या करना है, तो अकाउंटेंट बोल रहा है 1000, स्टोर कीपर बोल रहा है फिजिकली 990 है, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल स्टॉक अभी 990 ही है। तो बुक्स में आपने भले 1000 दिखाया, बट अभी बुक्स में भी आपको 10 यूनिट क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, रीजन शॉर्टेज। इसलिए कुछ सम में हमने देखा था, देखो शॉर्टेज वर्ड आया था, तो वो ये है। तो शॉर्टेज बुक्स में जब आप इशू में दिखा दोगे तो 1000 में से जब 10 लेस हो जाएंगे तो बुक्स भी बोलेगा यस कि स्टॉक कितना है, 990। तो दोनों मैच हो गए। जैसे बीआरएस में कैश बुक और पासबुक बैलेंस हमें मैच करना पड़ता है, वैसे ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन में अकाउंटेंट ने जो स्टॉक आपको बताया बाय यूजिंग बुक्स, वो हमें मैच करना पड़ता है किससे, फिजिकल काउंटिंग से। तो टेक्निकली जो इन्वेंट्री बुक्स में से ली जाती है उसे नाम है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बाय बुक्स जो कैलकुलेट की जाती है वो परपेचुअल, और जो फिजिकल काउंटिंग से यानी जो स्टोर कीपर निकालता है गोडाउन में यूनिट काउंट करके, उसे कहा जाता है पीरियोडिक मेथड ऑफ इन्वेंट्री। समझ में आया क्या? देखो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो दिस इज परपेचुअल एंड पीरियोडिक मेथड। ठीक है, अब ये सब आपके नोट्स में ऑलरेडी दिया है, तो इसमें से लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट था, कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया। फाइन, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट आज की, ये हमने रूल 11-12 स्टैंडर्ड में सीखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री आपने कैलकुलेट की, वो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में हम लोग रिकॉर्ड कौन से रूल से करते हैं। तो रूल है क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। व्हिचएवर इज लोअर मतलब दोनों वैल्यूज कंपेयर की जाती है, उसमें से जो लोअर होगी वो बुक्स में रिकॉर्ड होती है। अभी इसके लिए रीजन है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, उसे प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं। तो जब थ्योरेटिकल पार्ट आएगा अकाउंट्स का, तो वहां पे मैं इन डिटेल बताऊंगा। सिर्फ अभी आपको याद क्या रखना है, व्हिचएवर इज लोअर ये किस रूल की वजह से, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी हमें 11-12 में पढ़ाया गया था जो लोअर होगा रिकॉर्ड करो। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, एनआरवी क्या होती है। बट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फॉर फाउंडेशन लेवल, यू शुड परफेक्टली नो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट होती क्या है और एनआरवी किस बला का नाम है। तो देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब। देखो, व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट इज रियल एक्चुअल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन मैंने 20 रुपए में खरीदा, कल खरीदा, तो ये हिस्ट्री हो गई। मेरे जेब से 20 रुपए गए, तो 20 रुपीज इज एक्चुअली पेड बाय मी टू परचेज दिस पेन। इसका मतलब ये हुआ 20 रुपए ये आपका एक्चुअल खर्चा है टू परचेज दिस। तो 20 रुपए आपका बनेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट विच इज ऑलरेडी परचेज। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरी एक कंपनी है, वो रिटेल बिजनेस करती है। अभी दो बिजनेस मैंने आपको सिखाए थे, एक था रिटेल और एक था मैन्युफैक्चरिंग। तो रिटेल की बात करते हैं। रिटेल कंपनीज क्या करती है, रेडी गुड्स मार्केट से होलसेल से परचेस करती है और रिटेल में कस्टमर को बेचती है। उसमें जो प्रॉफिट होगा दैट इज देयर इनकम। तो सपोज मेरे कंपनी ने, अभी महाराष्ट्र में मेरी कंपनी है रिटेल कंपनी, तो मैंने क्या किया, गुजरात या कोई अलग स्टेट से
कुछ लार्ज क्वांटिटी में यूनिट्स परचेस किए, ठीक है। सपोज 1 लाख में मैंने वो यूनिट खरीदे, कहां पे, अलग स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल गुजरात। तो गुजरात में 1 लाख रुपए जो मुझे लगे, जो मैंने सेलर को पे किए, इट इज परचेज प्राइस। तो सेलर को जो आपने पे की वो यूनिट्स की क्या है, परचेज प्राइस से। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का पहला एलिमेंट हमारा यहाँ पे शुरू होता है परचेज प्राइस से। तो 1 लाख रुपए मैंने वहां पे पे किए, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 लाख रुपीज। तो ये हो गई आपकी परचेज प्राइस, ठीक है। अभी लार्ज क्वांटिटी हम लोग खरीद रहे हैं, इसलिए सामने वाले से कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। अकाउंट्स में हमने सीखा है, व्हेनेवर वी परचेज लार्ज क्वांटिटी सो वी एक्सपेक्ट ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सेलर। तो जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, ये पॉलिसी का पार्ट है। तो ट्रेड डिस्काउंट वहां पे मुझे मिला 10%। तो कितना मिला, 10,000। तो एक्चुअली मैंने कितना पे किया, 90। तो इसका मतलब मेरी एक्चुअल परचेस प्राइस वहां पे 90,000 हुई, ठीक है। तो क्या ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मैं कहूंगा इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, इट इज नॉट येट कंप्लीट वैल्यू। तो उसके लिए और हमें क्या इसमें ऐड करना है। तो आपने गुजरात में 90,000 पे किए, अभी गुजरात से आपको वो ट्रैवल करके लाना है गुड्स महाराष्ट्र में आपके बिजनेस प्लेस तक। तो ट्रांसपोर्ट लगेगा, आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस भरने पड़ेंगे, जैसे अभी जीएसटी भरना पड़ता है। तो आपने जीएसटी भरा, दैट इज टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट ऑन दैट गुड्स। तो भी आपका एक खर्चा हो गया, यानी उस मटेरियल की वैल्यू क्या हो गई, उससे इंक्रीज हो गई। ट्रांसपोर्ट आपने पे किया, बीच में एक्सीडेंट होता है तो लॉस होगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या डेंट हमारे बिजनेस को बैठेगा, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंश्योरेंस निकाला है। तो ट्रांजिट इंश्योरेंस भी हमने पे किया। तो ये सारी चीजें आपको कॉस्ट में क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। तो ये सिंपल फॉर्मूला मैंने यहां पे बनाया, परचेस प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। कौन से टैक्सेस ऐड होंगे, जो गवर्नमेंट से आपको रिफंड नहीं होंगे। रिफंडेबल टैक्सेस यहां पे इंक्लूड नहीं होते हैं, कौन से इंक्लूड होंगे, नॉन रिफंडेबल। सपोज 20,000 टैक्स गया, कैरेज इनवर्ड यानी ट्रांसपोर्ट को और 15,000 रुपए लगे, इंश्योरेंस आपने भरा 10,000 रुपए, गाड़ी में गुड्स लोड अनलोड का खर्चा आपको 5,000 लग गया। तो इन सब की जो टोटल आएगी यहां पे वो बनेगी आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सम आते हैं, वो आपको बहुत सारी कॉस्ट देते हैं और कैलकुलेशन इन्वेंट्री की हिस्टोरिकल कॉस्ट का करते हैं। तो इन दैट केस यू शुड नो थ्योरेटिकली व्हाट इज मीन्स बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इतनी सारी बातें उसमें आपने इंक्लूड करनी है। बट रिमेंबर, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो रिटेल बिजनेस का था। नाउ क्वेश्चन इज अराइज, अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो मुझे कुछ इसमें चेंजेस करने हैं क्या। मैं बोलूंगा यस, करने पड़ेंगे। क्यों, पहला जो पार्ट है वो सिमिलर रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी। डिफरेंस क्या देखो, रिटेल बिजनेस रेडी गुड्स खरीद रहा है गुजरात से, बट मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं तो मैं रेडी गुड्स नहीं खरीदूंगा। मैं गुजरात से क्या परचेस करूंगा, रॉ मटेरियल, जिसको बाद में मुझे प्रोसेस करके कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में। यानी आगे भी बहुत सारे खर्चे मेरे उस गुड्स पे होने वाले हैं, तो उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो चेंज यहां पे ये हुआ, परचेस प्राइस वही रहेगी, सिर्फ दिमाग में अभी चेंज करो, ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, रॉ मटेरियल मैंने खरीदा। अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो परचेस प्राइस सेम, डिस्काउंट, ये सब चीजें एज इट इज ऐड। तो आपको जो कॉस्ट मिली वो उस गुड्स की परचेस कॉस्ट हो गई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से। रिटेल बिजनेस है तो यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, बट मैन्युफैक्चरिंग में आपको और कुछ चीजें यहाँ पे कंसिडर करनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इसमें ये क्या होगा, और ऐड, क्या नाम है इसका, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। यानी रॉ मटेरियल आप कन्वर्ट करने वाले हो किसमें, फिनिश गुड्स में, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो उसमें क्या क्या आता है टेक्निकली देखो, 3 बातें उसमें इंक्लूड होती है। डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, आप प्रोडक्शन करने वाले हो, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। सब में एक वर्ड कॉमन है, कौन सा, प्रोडक्शन। देखो सिंपल है, रॉ मटेरियल आपने लाया, इतना खर्चा हो गया, अभी वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाएगा, उस पर प्रोसेस होगी, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। तो फैक्ट्री में जो भी खर्चा आप करोगे फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन,
वो इसमें आपको इंक्लूड करना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो उसको उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहली है डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी इसका मतलब बताता हूं इन शॉर्ट। वर्ड क्या है? डायरेक्ट। अभी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? देखो, अगर मेरी कंपनी है शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट मुझे बनाने हैं, तो शर्ट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए? क्लोथ चाहिए, कपड़ा चाहिए, बराबर, बटन चाहिए, स्टिचिंग करने के लिए थ्रेड की जरूरत पड़ेगी, कॉलर चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें, लेबर चाहिए, वो जो कटिंग करेंगे, है ना, और वो स्टिचिंग करेंगे, उसके लिए लेबर की जरूरत है। ये सब करने के लिए मशीनरीज चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, प्लेस होना चाहिए आपके पास, बहुत सारी चीजें। तो इन सब चीजों पे जो खर्चा हो रहा है उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कह रहे हैं। बट उसमें पहला ग्रुप कौन सा है? डायरेक्ट। तो उसका मतलब बताता हूं। शर्ट बन के तैयार हो गया, ये मेरा फिनिश गुड्स है, बट बनने से पहले मैंने कपड़ा खरीदा होगा अलग स्टेट से, वो मेरा रॉ मटेरियल है, कपड़ा, बटन, जो भी है। तो 40 ये जो साइज है शर्ट की, वो बनाने के लिए अगर मुझे 2 मीटर का क्लॉथ लगता है, तो फिक्स रहेगा ना कि एक शर्ट बनाना है, 2 मीटर क्लॉथ आपको चाहिए। तो 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट है 100 रुपीज। तो 2 मीटर का कितना हुआ? 200 रुपए। मतलब एक शर्ट बनाने के लिए मुझे 2 मीटर क्लॉथ की जरूरत है, मतलब 200 रुपए मेरे कपड़े पे खर्च होंगे। मतलब मुझे पता है कि एक शर्ट बनाने के लिए 200 का कपड़ा लगेगा। अभी कपड़ा क्या है? मटेरियल है, राइट। तो मटेरियल अगर आपको पर यूनिट पता है तो वो बनेगा डायरेक्ट। अगर आपको पता नहीं है कि एक शर्ट बनाने के लिए कितना खर्चा आप कर रहे हो, तो वो बनेगा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब है दैट कॉस्ट विच इज आइडेंटिफाइबल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, विच कैन बी कैलकुलेट फॉर पर यूनिट, वो डायरेक्ट। और जो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग, वो इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल, अभी बटन है, थ्रेड है, अभी थ्रेड यहां पे यूज हुआ स्टिचिंग करने के लिए। क्या आप बता सकते हो एक शर्ट बनाने के लिए कितने रुपीस का थ्रेड यूज हुआ? देखो, खर्चा है, निग्लिजिबल अमाउंट होगी, बट स्टिल इट इज मटेरियल कॉस्ट, आपको उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। बट आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि एक शर्ट स्टिच करने के लिए मैंने धागा यानी थ्रेड कितने रुपीस का यूज किया। दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट। तो जो कॉस्ट डायरेक्ट है उसे डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, और जो कॉस्ट इनडायरेक्ट है उसे वर्ड है ओवरहेड्स। फिर ओवरहेड में 2 टाइप आते हैं, वेरिएबल और फिक्स, वो बाद में कंसिडर करते हैं हम लोग। डायरेक्ट और ओवरहेड का मतलब आपको समझा। डायरेक्ट यानी जो पर यूनिट समझ सकती है वो डायरेक्ट कॉस्ट, जो पर यूनिट कैलकुलेट नहीं हो पाती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन यानी फैक्ट्री में खर्चे जो होते हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में 2 चीजें मैंने यहां पे लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर यानी जो स्टिचिंग कर रहा है उसको मैंने ऐसे डील किया कि एक शर्ट स्टिच कर कंप्लीट कर 50 रुपीज, तो पर यूनिट लेबर 50 रुपीज फिक्स हो गया। मतलब मुझे पता है कि एक शर्ट पे मैं कितना लेबर पे कर रहा हूं, सो इट बिकम्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। समझ में आया? दूसरा है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अभी ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो आपको पर यूनिट कैलकुलेट नहीं करते आएगी, उसको उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, वेरिएबल और फिक्स्ड। अभी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल यानी ऐसा खर्चा जो यूनिट्स पे डिपेंड है। जैसे भी थ्रेड है, थ्रेड इनडायरेक्ट है, मतलब वो ओवरहेड हो गया। बट अगर आपने 100 शर्ट प्रोड्यूस किए और 10 शर्ट प्रोड्यूस किए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वांटिटी का, 10 और 100। तो लॉजिकली 100 करोगे तो वो थ्रेड की कॉस्ट ज्यादा लगेगी क्योंकि वहां पे कंजम्पशन ज्यादा होगा। 10 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो कम लगेगा। यानी यूनिट पे जो कॉस्ट डिपेंड होती है उसे कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड यानी क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल यानी थ्रेड, इनडायरेक्ट लेबर, जो लेबर हम लोग पर यूनिट नहीं निकाल सकते, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट लेबर। एग्जाम्पल इनडायरेक्ट लेबर का, सपोज 50 लोग काम कर रहे हैं, वो टाइम पे आते हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे खेल रहे हैं, ये देखने के लिए मैंने सुपरवाइजर रखा है, उनको सुपरवाइज करने के लिए। तो सुपरवाइजर को हर महीने में सैलरी देता हूं 5,000 रुपए। तो क्या 5,000 रुपए वो
शर्ट्स जो बन रहे उसको मैं लिंक कर पाऊंगा? नहीं। क्या आप बता सकते हो कि सुपरवाइजर को आप पर शर्ट कितनी सैलरी दे रहे हो? इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल। तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि वो हम लोग पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हो गया वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। लास्ट है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स्ड वर्ड क्या आ गया? फिक्स। फिक्स का मतलब है आप 10 शर्ट बनाओ नहीं तो 100 बनाओ, ये कॉस्ट बदलने वाली नहीं है। मतलब ये पीरियड वाइज फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो फैक्ट्री है वो आपकी रेंट पे है और उसका रेंट है पर मंथ 50,000 रुपए। तो उस मंथ में आपने 10 शर्ट प्रोड्यूस किए तो भी 50,000 देने पड़ेंगे। उस मंथ में आपने 100 शर्ट प्रोड्यूस किए तो भी 50 ही देने पड़ेंगे। मतलब 50,000 ये जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब यूनिट पे वो डिपेंड नहीं, यूनिट पे डिपेंड होना यानी यूनिट पे डिपेंड नहीं होना यानी फिक्स। तो ये भी एक तरह का ओवरहेड है, क्योंकि रेंट पर शर्ट हम लोग नहीं निकाल सकते। सो इट इज स्टिल ओवरहेड, बट इट इज विच टाइप ऑफ फिक्स्ड? बिकॉज इट इज फिक्स्ड एज अ टोटल अमाउंट। ये यूनिट पे डिपेंड नहीं होती है। तो उसके मैंने यहां पे एग्जांपल दिए, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। आप मशीनरीज यूज नहीं करोगे तो भी डेप्री चार्ज होता है, मतलब वो फिक्स है ईयरली। तो ये सब चीजें आपको इंक्लूड करनी है फिक्स्ड में। तो यहां तक आपने रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकाला, उसमें 3 चीजें ऐड होने के बाद जो टोटल आएगी, इट बिकम्स हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। समझ में आ गया? फिर एक बार एक थोड़ा रिवीजन करते हैं। रिटेल बिजनेस होगा तो ये फाइनल आंसर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो इसमें आपको एडिशन करना है, यानी रॉ मटेरियल हो गया उसको कन्वर्ट करने का ये कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसको ऐड करके जो आएगा वो बनेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर? अभी ये भी समझना जरूरी यहां पे कि कुछ खर्चे आपको एग्जाम में ऐसे दिए जाते हैं, वहां पे आप कंफ्यूज होने वाले हो कि वो मैं इंक्लूड करूं या नहीं करूं, वो इस कैटेगरी में आते या नहीं आते। तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने ये नोट लिख के दिए नीचे, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट। यानी आपको ध्यान रखना है कि ये खर्चे उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। रीजंस मैं बता देता हूं फटाफट। नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस में होने वाला खर्चा। अभी ऑफिस में कौन है? स्टाफ है, क्लर्क है, अकाउंटेंट है। उनको जो सैलरी आप दोगे उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट्री से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो वो खर्चा है बिजनेस का, बट वो प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया? तो इट शुड बी एक्सक्लूडेड व्हाइल वी कैलकुलेट हिस्टोरिकल कॉस्ट। समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस नहीं लेना। एग्जाम्पल, स्टाफ सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह। एडवर्टाइजमेंट सॉरी सेलिंग में आएगा। तो ऑफिस में होने वाले खर्चे हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। नंबर 2 पे आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस का मतलब है आपने लोन लिया तो लोन पे आपको क्या भरना पड़ता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, बट इट शुड नॉट इंक्लूड इन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट का आपके प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब फाइनेंस कॉस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड। थर्ड वन, एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल का मतलब है आपके गोडाउन में जो मटेरियल था आग लगने की वजह से लॉस हो गया। सो दिस इज विच टाइप ऑफ लॉस? एबनॉर्मल, क्योंकि हमें पता नहीं था आग लगने वाली है, लग गई, ठीक है। तो जो लॉस आपके बिजनेस का हुआ, दैट इज वेस्टेज ऑफ मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल कॉस्ट। तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी। फोर्थ है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब है, अभी आप बोलोगे स्टोरेज यानी गोडाउन, बराबर। अगर आपने रॉ मटेरियल परचेस किया और वो गोडाउन में रखा, फिर आपको उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो स्टोरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कंसिडर होगी अगर वो क्या है? रॉ मटेरियल, क्योंकि आपको उसको अभी कन्वर्ट करना है किसमें? फिनिश गुड्स में। बट कौन सी स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी है? ब्रैकेट में रीजन देखो, आफ्टर प्रोडक्शन, यानी आपका फिनिश गुड्स बन चुका है तो रेडी गुड्स आपने गोडाउन में रखा है, तो उस गोडाउन का खर्चा हिस्टोरिकल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। सिंपल है, देखो मैं कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, कार का रॉ मटेरियल आया, कार बनने तक वो गोडाउन में है रॉ मटेरियल या WIP,
तो उसका स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड होगा, बट कार बनने के बाद जो खर्चा आप गोडाउन पे खर्च करोगे वो इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट में वर्ड है आफ्टर प्रोडक्शन। लास्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फिनिश गुड्स बनने के बाद आपको उसे बेचना है तो आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, सेल्समैन लगाओगे, उनकी सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा खर्चा करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खर्चा होगा, तो ये भी खर्चा हिस्टोरिकल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। सो आई थिंक कि ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अभी आपके दिमाग में एक ही पॉइंट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट सर समझ में आया, व्हाट इज एनआरवी? एनआरवी इज वेरी सिंपल। एनआरवी का मतलब है कि आपने 1000 रुपए में गुड्स बनाया, सपोज आपकी ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये सब इंक्लूड करके अभी आपको इसे बेचना है, तो आपने कोट किया कि मैं 1500 में इसे बेचूंगा, तो ये बनेगी आपकी सेलिंग प्राइस। बट सेल करने के लिए आपने एजेंट लगाया, एजेंट थ्रू बेचा, तो एजेंट क्या लेगा? कमीशन। एजेंट नहीं लगाए तो आपको 1500 रुपए पूरे मिलेंगे। मतलब पॉसिबल है जब आप सेल कर रहे हो तो एट दैट टाइम ऑफ सेल कुछ खर्चे एक्सपेक्टेड है, यानी सेलिंग कमीशन वगैरह। अगर सेलिंग एक्सपेंस आपके होते हैं तो आपका जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगा। सपोज सेलिंग एक्सपेंस 100 है तो आपके जेब में कितने आए? 1400। तो सेल टाइम पे जो अमाउंट आपको रियलाइज होगी नेट, इट इज ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस रियलाइजेबल अमाउंट 1500। सेलिंग खर्चा लेस होके जो मिलेगा वो आपका क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये हो गया आपका एनआरवी। तो हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं? आज मार्केट में उसकी वैल्यू 1400 है, कॉस्ट 1000 है, तो दोनों में से जो लोअर होगी वो रिकॉर्ड होगी। कुछ केसेस में एबनॉर्मल कंडीशन में 1000 रुपए का गुड्स मैंने अगर 800 में बेच दिया, या उसकी मार्केट वैल्यू आज 800 रुपए, यानी मैं सेल 800 में ही कर पाऊंगा, तो ऐसे केस में मुझे क्लोजिंग स्टॉक 800 ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 और 800 दोनों में लोअर वैल्यू 800 है। गॉट इट? एनआरवी। तो दोनों में से जो लोअर है वो रिकॉर्ड होता है। तो थ्योरेटिकली दोनों कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो गई। तो आज का लेक्चर यहां पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।